हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आधुनिक भारत की हिस्ट्री से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एसएससी, रेलवे, यूजीसी नेट, एनडीए, स्टेट पीसीएस या फिर सीडीएस, सीएचएसएल के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो यदि आप 2021 का डेडिकेशन से दिल से यूपीएससी का या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो डोंट गो एनीवेयर, यू विल गेट एवरीथिंग हेयर। करना कुछ नहीं है, सीधा टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाए, वहाँ पर सर्च करो देवेंद्र सर और आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको मेरी हर वीडियो के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो ये मेरा सेकंड सेट है, फर्स्ट सेट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा। 35वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे सूचियों को दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए चटगांव शस्त्र हमला, ऑप्शन बी ककोरी षड्यंत्र, सी ऑप्शन है लाहौर षड्यंत्र या फिर डी गदर पार्टी। इनके सामने जो इनको लीड करने वाले लीडर थे उनकी सूची 2 दे रखी है, तो हमने इसको मिलाना है। जल्दी से आप मिलाइए। चटगांव शस्त्रगार हमला हुआ था 1930 को, ठीक है। आप इनके ईयर्स भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार ईयर दे करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चटगांव शस्त्रगार हमला ये इसको लीड किया था सूर्य सेन ने, ठीक है। और ककोड़ी षड्यंत्र हुआ था 1925 में, ठीक है। तो 1925 में जब ककोड़ी षड्यंत्र को लीड किसने किया था, ये कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 4। और लाहौर षड्यंत्र हुआ था 1931 में, ठीक है। तो लाहौर षड्यंत्र को लीड करने वाले थे जतिन दास, ठीक। तो गदर पार्टी आप सभी जानते हैं, लाला हरदयाल जी 1913 में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शंस हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये वासुदेव बलवंत फाड़के, ये कौन है? तो वासुदेव बलवंत फाड़के के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको हमेशा याद रखनी है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि आदि क्रांतिकारी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है वासुदेव बलवंत फाड़के को, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय और सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प। आगे इनके ईयर्स दे रखे हैं, हमने इनको मिलाना है। तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 को, तो नरम दल और गर्म दल के बीच में ये झगड़ा हो गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया गया था 1932 को, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन 3 के साथ। तो उस समय कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, उनका जो लीडिंग थी उस समय भारत में। तो सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1928 को। ये सर्वदलीय सम्मेलन 1928 को, ये किसके रिगार्डिंग हुआ था? नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग। पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था 1929 को, ठीक। तो ये हुआ था लाहौर में, लाहौर अधिवेशन भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2 और 1। 37वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए भारत के लिए डोमिनेशन स्थिति बनाए रखे जाने का, ठीक है। ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के क्षेत्र का, और सी ऑप्शन है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन के क्षेत्र का, या फिर डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन के क्षेत्र का। तो पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। तो दलितों के लिए, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये समझौता हुआ था। तो केंद्रीय विधानमंडलों में इनकी जो सीटें हैं ना उनको बढ़ा दिया गया था। यह समझौता ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो पुणे के ये यरवदा जेल में उस समय महात्मा गांधी जी थे। तो दलितों की तरफ से लीड किसने किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है। उन्होंने साइन किए थे इसके ऊपर। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 38वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में घटनाएं हैं, सूची 2 में परिणाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। मिंटो मार्ले सुधार, साइमन कमीशन, चौरा चौरी घटना और दांडी मार्च। इनको हमने सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। और मिंटो मार्ले सुधार ये हुआ था 1909 में, ठीक है। और मिंटो मार्ले सुधार का मेन काम क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये वाला परिणाम निकला था इसका। और साइमन कमीशन ये 1928 में आया था, ठीक है। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन का क्या काम था? तो साइमन कमीशन का मेन काम तो देशव्यापी आंदोलन ही हो गए थे उनके कारण, ठीक है। बहुत सारा उस समय दंगे फसाद हो गए थे। साइमन कमीशन वापस जाओ, कितने सारे नारे लगाए थे भारतीयों ने। तो ऑप्शन सी चौरा चौरी घटना, यूपी की एक जगह है जहाँ पर चौरा चौरी जगह है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा
उग्र हो गए थे, जो हमारे लीडर थे, उन्होंने फिर एक आंदोलन जो वापस ले लिया था। ये हो जाएगा ऑप्शन 2 के साथ इसका मिलान। और दांडी मार्च, ये भी महात्मा गांधी जी के साथ रिलेटेड है, ये हुआ था 1930 को। और दांडी मार्च का काम परिणाम ये निकला था, इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 1, 2 और 5। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक और 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन में मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक। अरे भाई, हर साल नया नया काम करते रहे भी। कौन थे? 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन सब शब्दों में एक जीवनीकार का वर्णन किया है। भाई किसका किया होगा? पंडित मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानडे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। अरे भाई, यहाँ पर कितना बड़ा क्लू दिया है। महात्मा गांधी ने जिसे अपना गुरु माना है, उनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोतलुक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे। ठीक है। और इन्होंने 1905 में एक सोसाइटी बनाई थी, उसका नाम क्या था? याद है? नहीं, उसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 40वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है सही कूट का प्रयोग करते हुए। सूची 1 में दिया है बटलर समिति रिपोर्ट, हॉटोंग समिति, सी ऑप्शन है हंटर जांच समिति रिपोर्ट और डी ऑप्शन है मुड्डी मैन समिति रिपोर्ट। सूची 2 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच में संबंध, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति के संभावनाएं को तलाश करने के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हमने इनको मिलाना है। ऑप्शन ए है बटलर समिति। ठीक है, बटलर समिति जो भारतीय राज्यों के बीच में और उच्च शक्ति के बीच में जो संबंध स्थापित किया गया था, इस रिपोर्ट का मेन काम ऑप्शन 2 के साथ। जी, हटोंग समिति रिपोर्ट हुई थी 1929 को। ठीक है, ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि की प्रगति की संभावनाएं। ठीक है, तो और हंटर जांच रिपोर्ट ये तो हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। तो ये किस साल में हुई थी? 1919 को। ठीक है, और मुड्डी मैन समिति रिपोर्ट हुई थी ये वाली 1924। तो इनका काम था मुड्डी मैन का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का पता लगाना। ठीक है, तो ये वाला था इसका ओरिजिनल ऑप्शन 4, 2, 4, 1 और 3 आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। 41वां क्वेश्चन है, MC शीतलवाड़, BN राव तथा अलाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके? ये बहुत फेमस सदस्य कौन किससे थे ये? ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी के, बी ऑप्शन ऑल इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के, सी ऑप्शन है लेबर मद्रास की जो लेबर यूनियन थे उनके, या फिर डी ऑप्शन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य ये थे। तो हमने ये बताना है भी किसके ये सदस्य थे। तो MC शीतलवाड़ और BN राव तथा लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ये ऑल इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के सदस्य थे। 1918 में इसकी स्थापना हुई थी और कांग्रेस से अलग होकर किसने की थी इसकी स्थापना? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, ठीक है, इसके प्रमुख सदस्यों में थे BN राव, MC शीतलवाड़, अलाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रमुख थे। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर सही। निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे पास सामने। ऑप्शन ए है गुट निरपेक्षता, बी ऑप्शन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सी है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना और एक दूसरे की आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप ना करना। तो यहाँ पर सिद्धांत जो नहीं है हमने ये देखना है, ये भी था ऑप्शन सी भी और बी तीनों थे उसके। और ये गुट निरपेक्षता है ये वाला ऑप्शन ए इसका सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो पंचशील का सिद्धांत क्या था? 29 अप्रैल 1954 में 54 में एक एग्रीमेंट हुआ था भारत एंड चाइना के बीच में। इसको हम पंचशील सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रावधान थे, कौन कौन से उन्होंने इसमें एग्रीमेंट साइन किए थे? एक तो किया था पहला शांतिपूर्ण अस्तित्व बनाए रखना एक दूसरे के बीच में। ठीक है, दूसरा था कि किसी के साथ हम बिना किसी कारण झगड़ा नहीं करेंगे। तीसरा था एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। और चौथा था एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करना। ठीक है,
और उनका पांचवा एक एग्रीमेंट था समानता और परस्पर लाभ, एक दूसरे को हम प्रॉपर लाभ भी देंगे, चाहे वो व्यापार में हो चाहे किसी और में। 5 उन्होंने पंचशील सिद्धांत, जिनको पंचशील के नाम से जाना जाता है। 43वां क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों का दमन किसने किया था, कौन कौन इनके साथ रिलेट करता था? ऑप्शन ए है जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, बी ऑप्शन है कैप्टन सलीमन, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर बर्न्स पैम्बर्टन और डी ऑप्शन है कैप्टन रॉबर्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका समय काल रहा था 1828 से लेकर के 1835 के बीच में। इन्होंने कैप्टन सलीमन को इलेक्ट किया था कि आपने ठगों का दमन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? हमने इनका कालक्रम लगाना है। वुड का डिस्पैच, वुड का एजुकेशन डिस्पैच, तो सीधा आंसर ही देखते हैं। वुड का डिस्पैच हुआ था 1854 में, ठीक है, 1854 में। तो मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन, जिसे हम मैकाले की शिक्षा नीति भी कहते हैं, तो ये आई थी 1835 को। और द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, जो सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आई थी, ये आई थी 1944 में, ठीक है। और इंडियन एजुकेशन, जिसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इंडियन एजुकेशन आया था 1882 और 83 के बीच में, ठीक है। तो इसका हम यदि कालक्रम मिलाएं तो मिलेगा 2, 1 और 4, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। नीचे दे कूट का प्रयोग हमने करते हुए आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोपला विद्रोह, पाबना विद्रोह, इक्का आंदोलन या फिर बिरसा मुंडा विद्रोह। आगे कौन से एरिया से ये रिलेटेड है हमने ये देखना है, केरल, बिहार, बंगाल और अवध। तो पहले देखते हैं मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 को, ठीक है, इसका ईयर याद कर लेना। तो ये हुआ था केरला में मोपला विद्रोह, यहाँ पर सीधा 1 के साथ ये मिल जाएगा। और इसको लीड किया था, ये मालाबार का क्षेत्र जो था ना केरला का, वहाँ पर हुआ था। तो अली मुसलियार, ये नाम याद कर लेना, अली मुसलियार, ये इन्होंने इसको लीड किया था, ठीक है। तो पाबना विद्रोह हुआ था 1870 को, ईयर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल पाबना ज़िले में हुआ था इसको लीड किया था, ये हुआ था बंगाल में, ठीक है। इसको लीड किया था ईशान चंद्र राय, ये नाम याद कर लेना, ईशान चंद्र राय, इन्होंने इसको लीड किया था। तो आगे आता है इक्का आंदोलन। इक्का आंदोलन हुआ था 1921 और 22 के बीच में। तो इसको, ये कहाँ पर हुआ था इक्का आंदोलन? ये हुआ था यूपी में, यूपी का एरिया है, अवध का एरिया, यहाँ पर हुआ था ये बिरसा मुंडा विद्रोह। ये हुआ था, इनको लीड करने वाले थे, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बिहार में, बिहार का झारखंड एरिया जो पड़ता है ना, वहाँ पर ये उस क्षेत्र में ये वाला बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। इसको लीड किया था बिरसा मुंडा ने, ठीक है। ये कब हुआ था? 1899 में। तो ईयर भी याद कर लेना जरूर, इसका ईयर कई बार पूछा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका मिल जाएगा, ए का ए, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। 46 क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें उसका विरोध किया था। ऑप्शन बी है विद्रोह का समर्थन किया था। ऑप्शन सी है विद्रोह में सेम वैसे ही बने रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ऑप्शन डी है देशी रियासतों के विरुद्ध युद्ध किया था। हमने इसका सही ऑप्शन देखना है। तो भारत में जो शिक्षित मध्य वर्ग था उन्होंने 1857 की विद्रोह में कुछ भी नहीं किया था, वैसे कि वैसे उन्होंने ना तो उन्होंने किसी का समर्थन किया ना ही इसका विद्रोह किया था। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का हमने सही कालक्रम लगाना है, अभी इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। जो सबसे पहले हुई थी वो पहले लिखेंगे और जो बाद में हुई थी उसको हम बाद में लिखेंगे। तिलक का होम रूल लीग, तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनकी जो होम रूल लीग थी तो उसका कब हुई थी? तो ये हुई थी 1914 में, नहीं, होम रूल लीग हुई थी 1916 में, ठीक है। इसका ईयर जरूर याद कर लेना। कामाघाटा मारू की जो घटना हुई थी ये किस ईयर में हुई थी? ये 1914 में हुई थी। तो महात्मा गांधी भारत कब आए थे? ये 1915 में आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा 14, फिर आएगा 15, फिर आएगा 16। ऑप्शन डी, पहले आएंगे कामाघाटा मारू प्रसंग, फिर आएगा महात्मा गांधी जी और लास्ट में आएगा बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि क्या कारण था बहिष्कार करने का?
तो कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, वह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी। कांग्रेस का विचार था कि भारतवासियों को स्वराज मिलना चाहिए। ऑप्शन डी था, सदस्यों के बीच मतभेद हो गया था। तो जल्दी से इसका आंसर लगाइए, कौन सा आंसर होगा। तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, ये सभी को पता है। जो भारत शासन अधिनियम था ना 1919 वाला, उसकी समीक्षा के लिए इसको गठित किया गया था। तो कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में, आप ये ज़रूर याद कर लेना, कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे, हर साल अधिवेशन होता था कहीं ना कहीं। तो जो 1927 को इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में, ठीक है। तो मद्रास अधिवेशन में इसका उन्होंने कहा कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। उसका कारण ये था कि उस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसका बहिष्कार करने का निर्णय तो ले लिया। उसमें टोटल 7 मेंबर थे, जो सातों के सातों अंग्रेज थे, ठीक है। तो इसी कारण इस जो कमीशन है इसको हम श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते, क्योंकि सारे तो गोरे थे उसमें, तो श्वेत थे, सफ़ेद लोग थे, तो यहाँ पर इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 49वां क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे। जब स्वाधीनता मतलब जब हम देश आज़ाद हुआ था, तब महात्मा गांधी जी की क्या पोजीशन थी उस समय देश में, ये हमने देखना है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। बी ऑप्शन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सी ऑप्शन है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। या डी ऑप्शन है कांग्रेस के महासचिव थे। जब 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ उस समय महात्मा गांधी जी थे, जो ना ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 50वां क्वेश्चन है, सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हो गई थी क्योंकि 1947 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश का विभाजन हुआ तो क्यों सहमत हो गई थी, हमें ये आंसर देना है। ऑप्शन ए है, उन्हें तब 2 राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था, ठीक है। और ऑप्शन बी है, इससे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी, मतलब उनको लग रहा था कि हम कुछ कर नहीं सकते। ऑप्शन सी है, वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। डी ऑप्शन है, भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता, ठीक। तो देखिए, जब 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब मान गई देश का विभाजन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए उनके साथ सहमत हुई थी। वैसे ए, बी और डी ये ऑप्शन बनते नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर सहमत हो गए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब 1947 में कांग्रेस तो सहमत हो गई थी, ठीक है, और महात्मा गांधी जी तो लास्ट तक इनके साथ सहमत नहीं थे, और मौलाना अब्दुल कलाम वो भी इनके साथ अंत तक सहमत नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। 51वां क्वेश्चन है, जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वो कौन सा था। ऑप्शन ए है विदेश, बी ऑप्शन है गृह विभाग, सी वित्त विभाग, या फिर डी है रक्षा विभाग। उनको कौन सा विभाग दिया गया था। देखिए 1946 में क्या हुआ था, 2 सितंबर 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसका गठन हुआ था, ठीक है। उसके टोटल कितने सदस्य थे, 12। तो 12 सदस्यों में वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग वाले भी बीच में शामिल हो जाएं, लेकिन भैया मुस्लिम लीग ने शुरू में तो मना ही कर दिया था कि हम अंतरिम सरकार में सम्मिलित होंगे ही नहीं, ठीक है। बाद में क्या हुआ था, लगभग 1 महीने के बाद, तो 26 अक्टूबर 1946 को ही, ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 को ही मुस्लिम लीग वाले भी मान गए कि हम अंतरिम सरकार में शामिल होंगे। तो उस समय इनके 5 मेंबरों को लिया गया था, ये याद कर लेना, 5 मेंबरों को अंतरिम सरकार में ले लिया गया था। तो जो लियाकत अली खान थे इनको विभाग मिला था वित्त का, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था इनको, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही दो। 52वां क्वेश्चन है, कथन एक, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया, कारण क्या है। चौरा चौरी में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। देखिए गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ये शुरू कब हुआ था असहयोग आंदोलन, ये हुआ था 1920 को शुरू हुआ था, ठीक है। तो 1920 से लेकर के 1922 फरवरी तक तो लगभग ये चलता रहा, धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। और 5 फरवरी 1922 को यहाँ पर आकर दिक्कत होती है। 5 फरवरी 1922 को ये डेट भी याद कर लेना। हुआ क्या था कि गुस्से हुई भीड़ ने ना, गोरखपुर ज़िला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरा चौरी नामक एक जगह है जहाँ पर पुलिस चौकी को घेर लिया
और उस पुलिस चौकी को ही जला दिया, वहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये वाली जो घटना थी ना, इस घटना के कारण गांधी जी को लगा कि ये तो लोग अहिंसा हो रहे, क्योंकि वो अहिंसावादी थे, वो तो चाहते ही नहीं थे कहीं को झगड़ा हो, इसलिए उन्होंने ये जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस लेने का फैसला कर लिया। तो यही कारण बना था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 53rd क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? हमने कारण बताना है। ऑप्शन ए है, उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव था। बी ऑप्शन, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, या फिर उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो यही था ऑप्शन डी, उस समय प्रचलित था काफ़ी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 54th क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? ऑप्शन ए है INA सक्रियतावादियों की हत्या, बी ऑप्शन है जलियांवाला बाग का नरसंहार, और सी ऑप्शन है महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, और डी है कर्जन वाइथ को गोली मारा जाना। तो मोंटेग्यू जो थे उन्होंने इसको निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था। वो किया था जलियांवाला बाग का नरसंहार, जो 1919 को हुआ था। ठीक है, ये अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ये डेट भी याद कर लेना। तो ये थे 54 क्वेश्चन, ये सेकंड सेट है। थर्ड सेट इमीडिएटली बाद इसके आ रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इससे फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।